हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिज एग्जाम। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक द्वारा राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गाँव दान में दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ किस मराठा शासक द्वारा राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए गाँव दान में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिम्बाजी भोसले के द्वारा क्या किया गया? राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव दान में दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिम्बाजी भोसले के बारे में याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के क्या थे? प्रथम मराठा शासक थे। कौन क्या थे? ये प्रथम मराठा शासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासिगुप्त बाला अर्जुन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी वापम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कौन सा कथन इनमें से असत्य है? बाला अर्जुन सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। अगला है, पांडु शासकों में इनका सर्वाधिक समय तक शासनकाल रहा। सिरपुर में इनके 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय इनके समकालीन थे। ये क्या है? तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाला अर्जुन सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? सत्य है। इसके अलावा याद रखना है महासिगुप्त बाला अर्जुन के बारे में, तो इसके शासनकाल में आया था 639 ईसा पूर्व में हेनसांग आया था। चीनी यात्री कौन आया था? हेनसांग आया था, जिन्होंने अपनी रचना सियोक्यू में छत्तीसगढ़ को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो क्यासलो नाम से उल्लेखित किया है। तो इतना इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह किया गया? तो बताइए, नरबलि प्रथा है उसे समाप्त करने के विरोध में कौन सा विद्रोह किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरिया विद्रोह किया गया नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 1842। ये कब किया गया? तो 1842 में क्या हुआ था? मेरिया विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे हिड़मा माझी। इसकी नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो हिड़मा माझी थी। कौन थी? हिड़मा माझी। और इसके दमन के बारे में याद रखना है, इसके दमनकर्ता कौन थे? तो इसके दमनकर्ता थे कर्नल कैंपबेल। कौन थे? कर्नल कैंपबेल। इतना इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। अगला देखेंगे, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में क्या हुआ था? लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह का कहा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में याद रखना है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो धुर्वाराम माड़िया इसके नेतृत्वकर्ता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो धुर्वाराम माड़िया इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसे क्या किया गया? 5 मार्च 1856 को धुर्वाराम माड़िया का क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। 5 मार्च 1856 को धुर्वाराम माड़िया को फांसी दे दिया गया। तो इतना लिंगागिरी विद्रोह के बारे में याद रखना है। पहले याद रखना है 1856 को ये हुआ था। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। धुर्वाराम माड़िया इसके नेतृत्व करते थे। और 5 मार्च 1856 को इसे फांसी दे दिया गया। अगला बारे देखेंगे, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह ये कब हुआ था? जो ये तारापुर जो विद्रोह हुआ था वो 1842 से 1854 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। कौन थे? दलगंजन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसके बारे में और याद रखना है, तारापुर परगना में क्या हुआ था? अंग्रेजों द्वारा टैक्स बढ़ाने के विरुद्ध में क्या हुआ था? तो तारापुर विद्रोह हुआ था। तारापुर परगना था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा क्या बढ़ा दिया गया? तो टैक्स बढ़ा दिया गया, इसलिए क्या हुआ था? तारापुर विद्रोह हुआ था। तो इतना इसके बारे में आप लोग याद रखना है। अगला देखेंगे, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह कौन है? तो भूमकाल विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। सबसे सर्वाधिक
शक्तिशाली विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उस समय इसके शासक कौन थे जब हो रहा था? तो रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव कौन था? शासक था उस समय। और इसके जो प्रेरणा थे वो कौन थे? तो गुंडाधुर। कौन थे? गुंडाधुर इसके प्रेरणा या नेतृत्व करता थे। कितना इसके बारे में याद रखना है, चारों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है किस वंश के शासक कौन कौन है? तो बताइए महेंद्र सेन। महेंद्र सेन किस वंश के शासक है? तो महेंद्र सेन किस वंश के शासक है? तो महेंद्र सेन हैं वकाटक वंश के। कौन से वंश के हैं? मकाटक वंश के। प्रसन्न मात्र है सरबपुरी वंश के। कौन से? सरबपुरी वंश के शासक कौन है? तो प्रसन्न मात्र है। वरदत्त श्री। वरदत्त श्री कौन से वंश के शासक है? तो ये है सातवाहन वंश के शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो आप लोग जानते होंगे, गुप्त वंश के शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? प्रसन्न मात्र का हो जाएगा सरबपुरी, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वरदत्त श्री। वरदत्त श्री कौन से वंश के शासक है? तो सातवाहन वंश, तो 2 हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हो जाएगा? तीसरा था। 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। देखिए बताइए इसमें से कौन सा इसका हो जाएगा? 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। नित्य और देवी देवता को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्या होगा देख लीजिए क्वेश्चन और इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ते क्रम में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो दलहन फसलें हैं उसका बढ़ते क्रम में बताना है। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले हो जाएगा चना हो जाएगा 2020-21 के अनुसार से। उसके बाद क्या हो जाएगा? चना के बाद उसके बाद हो जाएगा उड़द। चना के बाद उड़द, उड़द के बाद तुअर, तुअर के बाद कुल्थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 1 2 4 ऑप्शन देखना है। 3 1 2 4 ऑप्शन इस चीज़ का भी राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। उसके पुस्तक और उसके लेखक के बारे में कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो द प्रधान। द प्रधान किसकी पुस्तक है? तो श्याम राव का है। ये सही है, क्या है? सही हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये है WS ग्रिफिथ। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है द भील। द भील किसकी पुस्तक है? तो ये है TB नायक। किसकी है? तो TB नायक। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द भील TB नायक की पुस्तक है, वेरियल एल्विन की नहीं है। वेरियल एल्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा। ये सभी वेरियल एल्विन की पुस्तक है। अगला देखेंगे द कमार। ये भी क्या है? श्यामचरण दुबे का पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नृत्य के साथ गीत का गायन नहीं किया जाता? तो बताइए इनमें से किस नृत्य के साथ गायन नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गेड़ी नृत्य के साथ क्या किया जाता है? गेड़ी जो नृत्य है उसके साथ गायन नहीं किया जाता। जो गेड़ी नृत्य है इसमें केवल क्या लड़के लोग भाग लेते हैं, पुरुष लोग केवल भाग लेते हैं इसमें। किसमें? गेड़ी नृत्य में। और अगला देखेंगे शैला नृत्य। शैला नृत्य ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शैला नृत्य के बारे में याद रखना है, इसे दंडा नृत्य भी कहा जाता है। और ये बैगा गौड़ प्रधान जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और ये दीपावली के समय किया जाता है। कब किया जाता है? तो दीपावली समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शैला नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति? तो बैगा गौड़ प्रधान के द्वारा। अगला देखेंगे थापड़ी नृत्य। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बैसाख माह में कोरकू जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थापड़ी नृत्य किया जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थापड़ी नृत्य। पैडुल नृत्य।
पैड्यू नृत्य दोरला जनजाति के द्वारा, कौन सा जनजाति द्वारा? दोरला जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है जो नृत्य, उसे पैड्यू नृत्य किया जाता है और ये दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इतना इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा पुष्प की अभिलाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्प अभिलाषा की रचना निम्नलिखित में से किया गया। तो बताइए किस आंदोलन के द्वारा जो पुष्प की अभिलाषा की रचना किया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, सहयोग आंदोलन के दौरान पुष्प की अभिलाषा की रचना किया गया। और इसके अलावा याद रखना है, तो पुष्प की अभिलाषा और एक और इसकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी के पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा भी इसकी रचना है। इसके अलावा याद रखना है, जो कर्मवीर पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी की द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया गया था। तो है ना, इसके इतना याद रखना है इसके बारे में। अगला देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई किससे संबंधित कर था? तो बताइए किसके संबंधित इनमें से कर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थायी करों का समूह, है ना। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सेवाई से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेंड्रा और लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा लोरमी और पेंड्रा पठार का सबसे ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाफागढ़। लाफागढ़ ये कहाँ स्थित है? ये कोरबा ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोरबा ज़िले में स्थित है। और इसकी हाइट के बारे में याद रखना है, तो लाफागढ़ की टोटल जो हाइट है वो 1048 मीटर है। कितनी है? तो 1048 मीटर है। और पेंड्रा और लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो लाफागढ़ है। अगला, और डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के बारे में याद रखना है, तो डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है वो किसका भाग है? तो मैकल श्रेणी का भाग है ना, मैकल श्रेणी का भाग है। और ये कहाँ स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में। आरी डोंगर के बारे में याद रखना है, तो ये भानु प्रताप तहसील कांकेर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दल्ली राजहरक बारे में याद रखना है, तो ये बालोद जिला में है ना। अगला देखेंगे, असत्य कथन है, तो बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। अलबका पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? अलबका पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बीजापुर जिले में स्थित है अलबका पहाड़ी। दरभा घाटी सुकमा जिले में स्थित है। दरभा घाटी सुकमा जिले में स्थित है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सुकमा जिले में दरभा घाटी स्थित नहीं है ना। अगला, छोटा नागपुर के पठार का पश्चिम हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, ये भी सही है। अलबामा हिल्स बीजापुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। असत्य कौन सा है? दरभा घाटी सुकमा जिले में स्थित है। और ये आपको कमेंट में बताना है कि दरभा घाटी कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन है, बताइए इनमें से सत्य कथन है। कुलझारी पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है, क्या सत्य है? ये सही है। राजनांदगांव नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, ये भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित करना है। हसदो मांड का मैदान, हसदो मांड का मैदान सम्मिलित करना है, कहाँ स्थित है हसदो मांड का मैदान? तो ये पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। अरपा, ये अरपा लीलागढ़ का मैदान कौन सी दिशा में स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन। तो बताइए अरपा लीलागढ़ का मैदान कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये है पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी ये कौन से जिला में कौन से दिशा में स्थित है? तो ये है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। ऑप्शन देखेंगे 3 4 2 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की मिट्टी और स्थानीय नाम सम्मिलित नहीं है।
तो बताइए इनमें से छत्तीसगढ़ जो मिट्टी है और उसकी स्थानीय नाम इनमें से कौन गलत है, कोई भी एक। तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कन्हार मिट्टी, स्थानीय नाम ये सही है। और इसके अलावा याद रखना है काली मिट्टी की और क्या कहा जाता है, तो भर्री या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। पीली चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है, मटासी मिट्टी, ये भी क्या है, सही है। अनुपजाऊ या लेटेराइट मिट्टी, इसे भाठा मिट्टी कहा जाता है, भाड़ा लिखा गया है, ये क्या है, भाठा है, भाठा। या फिर इसे और क्या कहा जाता है, मुर्मी मिट्टी कहा जाता है, घर निर्माण में यूज प्रयोग किया जाता है। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो कछार मिट्टी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो डोरसा मिट्टी कहा जाता है। क्या मिट्टी कहा जाता है, डोरसा मिट्टी कहा जाता है। और ये छत्तीसगढ़ में 30% कृषि, जो छत्तीसगढ़ में जो 30% कृषि है वो किस में किया जाता है, तो डोरसा मिट्टी में ही किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अलग से देखेंगे जो कछार मिट्टी है, कछार मिट्टी के बारे में, तो जो कछार मिट्टी है वो नदियों के किनारे क्या हो जाता है, जो गाद जमा हो जाता है, उसके कारण किसका निर्माण होता है, तो कछार मिट्टी का निर्माण होता है। गाद जमा होने के कारण किसका निर्माण होता है, तो कछार मिट्टी का निर्माण होता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, किसे, कछार मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के अवसर पर कौन सी कार्यक्रम संपन्न की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दशहरा में विजयदशमी के अवसर पर कौन सा जो कार्यक्रम है वो संपन्न की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भीतर रहती कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो 8 पहिए वाला रथ यात्रा है उसे भ्रमण कराया जाता है, नगरों में क्या किया जाता है, भ्रमण कराया जाता है। अगला देखेंगे ओहाड़ी के बारे में याद रखना है। तो मावली माता की विदाई सम्मान में क्या किया जाता है, गंगा मूला यात्रा संपन्न होती है। विदाई सम्मान में क्या यात्रा संपन्न होती है, गंगा मूला यात्रा संपन्न की जाती है ओहाड़ी में, है ना। इतना याद रखना है इसके बारे में। मुरिया दरबार ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्राम वासियों की सामान्य जो समस्या है उसकी चर्चा कर क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। मुरिया दरबार में उसकी जो समस्या है उसका क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। तो इतना इसके बारे में याद रखना है। अगला देखेंगे, इसमें से बताना है सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तो कौन से इनमें से सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक क्या है, सम्मिलित नहीं है। मुंडा भाषा परिवार उराव कौन, बाकी आर्य भाषा परिवार, भैना देवार, द्रविड़ भाषा परिवार, परजा धुरवा, ये क्या है, दोनों सम्मिलित है। आप लोग को कमेंट में बताना है मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसके उपन्यास के जो रचयिता है वो है लखनलाल गुप्त। कौन है, लखनलाल गुप्त, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा इसकी एकांकी है, इसकी एकांकी का नाम है सरगले डोला आइस, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरगले डोला आइस किसकी एकांकी है, तो ये लखनलाल गुप्त की है। इसके अलावा याद रखना है गंगाधर मिश्र के बारे में याद रखना है। इसकी जो रचना है, इसकी रचना है रामायण सार संग्रह, इसकी रचना का नाम है रामायण सार संग्रह, ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रामायण सार संग्रह। सीताराम मिश्र के बारे में याद रखना है सुरही गैया, क्या है, सुरही गैया किसकी रचना है, तो ये सीताराम मिश्र के है, सुरही गैया। अगला देखेंगे कपिलनाथ मिश्र इंपॉर्टेंट है, खुसरा चिराई के बिहाव, क्या है, खुसरा चिराई के बिहाव, इसकी रचना किसकी रचना है, कपिलनाथ मिश्र की रचना खुसरा चिराई के बिहाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा गेहूं आटा से नहीं बनते, पूरी, बोबरा, खुरमी, चौसेला, तो ये तीनों क्या है, गेहूं आटा से बनते हैं। चौसेला क्या है, गेहूं आटे से नहीं बनते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चौसेला किससे बनते हैं, ये चावल आटा से बनता है और ये एक नमकीन व्यंजन होता है,
किससे बनता है? तो चावल आटा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? बताइए, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से कब तक चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी, अभी आ रहा है 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।